आज के इस कंप्लीट लेसन के अंदर आप सबका खुशामदीद। गाइस, जिस तरह मैंने पावर शेप 2015 के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई, इसी तरह मैं पावर मिल 2008 के ऊपर एक कंप्लीट लेसन बना रहा हूँ। इस लेसन के अंदर हमारा जो लर्निंग है उसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम मॉडल बेस्ड ट्यूटोरियल बनाएंगे, यानी हम किसी एक मॉडल को चूज़ करेंगे और उस मॉडल को कंप्लीट प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्लीट करेंगे। यानी उसके अंदर स्टार्टअप से लेके यानी उसकी ओरिएंटेशन से स्टार्ट करेंगे और फिनिशिंग से लेके एनसी कोड जनरेशन तक हम तमाम के तमाम प्रोसीजर इसके अंदर लर्न करेंगे। और इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके अंदर जो हम पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे वो तमाम के तमाम पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू एक्चुअल मशीनिंग होंगे। यानी एक्चुअल मशीनिंग के अंदर हम जितनी वैल्यूज़ चूज़ करते हैं उतनी ही वैल्यूज़ हम इन ट्यूटोरियल के अंदर अप्लाई करेंगे। बहरहाल ये मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इस पावर मिल के ऊपर है। बहरहाल इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कमांड्स जितनी के मशीनिंग के अंदर रिक्वायर हैं उनको यूज़ करूँ। बहरहाल अगर आप डिटेल से हर कमांड को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पावर शेप के लिए पावर मिल के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, जिसको आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करके देख सकते हैं पावर मिल 8 के ऊपर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं तो वो यकीनन मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया हुआ है। आप वहां से क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पावर मिल 8 को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैंने दिया है। आप वहाँ से उसको लिंक के ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने बनाई है कि आप पावर मिल 8 को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो तक अप्रोच हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए फ़ाइल के अंदर जाकर इंपोर्ट मॉडल, ये यहाँ से आप मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं, उस मॉडल को जिसकी आप मशीनिंग करना चाहते हैं। बहरहाल मैं एक अलहदा से मॉडल को इंपोर्ट नहीं करूँगा बल्कि एग्ज़ाम्पल्स को इंपोर्ट करूँगा। उसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम्पल जो है इसका जो मॉडल है ये आपके पास भी होगा। यानी डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सॉलिडवर्क्स इसकी पावर मिल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स के अंदर वो मॉडल पड़े हैं, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल एग्ज़ाम्पल्स के अंदर आएंगे और 3D पॉकेट्स ये जो मॉडल है आप इस मॉडल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। हो सकता है कि आपके पास ये मॉडल इस तरह से नज़र आए आपको। उसकी वजह ये है कि इसका जो है वायरफ्रेम मोड, जो शेडिंग है वायरफ्रेम मोड है वो ऑन है, जबकि शेडेड जो इसका व्यू है वो इसका ऑफ है। तो इसको ऑन करने के लिए आप प्लेन शेड के ऊपर क्लिक करेंगे और वायरफ्रेम अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लें, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लें। बेहतर तो यही है कि आप इसको जब आप प्रोग्रामिंग करें और वायरफ्रेम आप बेहतर ये है कि इसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको मॉडल सही तरीके से दिखाई नहीं देगा अगर आप वायरफ्रेम को ऑन करेंगे। अच्छा, ये तो था कि हम किस तरह मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह एग्जांपल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे अगला जो प्रोसीजर होता है वो ओरिएंटेशन का होता है। आप जब भी मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, एक तो मोस्टली तरीक़ेकार ये होता है कि पावर शेप के अंदर या किसी और कैड सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो हमारा वर्क पीस है वो हम अपने ओरिजिन के लिहाज से सेंटर में प्लेस करते हैं, यानी हमारा वर्क पीस ओरिजिन के दरमियान में पड़ा होता है। लेकिन चूँकि अगर ऐसा ना हो तो फिर हम पावर मिल के अंदर या तो ये करते हैं कि एक नया वर्क प्लेन सेंटर में प्लेस करते हैं, और अगर ऐसा भी ना हो तो फिर हम ये करते हैं कि हमारा जो वर्क पीस है हम उसको मूव करवा कर या रोटेट करवा कर हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है उस पर ले आते हैं। बहरहाल हमें आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि अभी ये हमारा जो वर्क पीस है वो हमारे ओरिजिन पे नहीं पड़ा हुआ, यानी एक्स और वाई को सेंटर में होना चाहिए, जबकि ये कॉर्नर के ऊपर है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप वर्क प्लेन कहाँ पे रखना चाहते हैं मशीनिंग के दौरान।
मोस्टली केसेस में हम सेंटर में ही वर्क प्लेन रखते हैं। तो बहरहाल हम सीखना तो हमारा मकसद यही है कि हम किस तरह इसको मूव और रोटेट करवा सकते हैं। तो इसको रोटेट करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए आप पहले इसको देखें कि हमें सेंटर में जाना कितना है। तो उसके लिए आप मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आकर अब ये देखिए कि एक्स के अंदर ये मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर है, इसी तरह वाई के ऊपर भी ये मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर है। तो अब हम सेंटर में आना चाहते हैं, तो हम 190 का हाफ करेंगे और इसको माइनस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे। अब आप मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट के अंदर आकर मूव की ऑप्शन को चूज़ करके, चूँकि एक्स के अंदर हम मूव करना चाहते हैं तो एक्स को क्लिक करें और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 190 था तो ये हमारा होगा 95। अब ये देखिए ये एक्स के लिहाज से सेंटर में आ चुका है। इसी तरह हम वाई के अंदर इसको रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे ताकि ये सेंटर में आ सके। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर पहले हम देखेंगे कि वैल्यू इसकी क्या है। 130 है तो 130 का हम हाफ करेंगे। मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव एडिट में आकर मूव में जाएंगे और वाई के अंदर आकर हम -65 एंटर। अब ये देखिए कि हमारा जो वर्क प्लेन है वो सेंटर में आ चुका है। तो ये एक ओरिएंटेशन का मेथड था। सिंपली अगर आप एक्स और वाई को रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको रोटेट करवा सकते हैं। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो जी एक्सिस है वो हमारे मॉडल के बॉटम में पड़ा होता है यहाँ पर। तो आप इसको ऊपर लाने के लिए सिंपली आप मॉडल को रोटेट करवाएंगे जो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है उसके अलोंग। अभी चूँकि हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, जो हमारा वर्क प्लेन है वो बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है हमारे मॉडल के। तो यानी यही वो लोकेशन है जो हमें चाहिए। इससे अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो है ब्लॉक क्रिएशन का। तो ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए सिंपली आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और डिफाइंड बाय बॉक्स, इसके ऊपर आपका जो चेक लगा होना चाहिए, ये ऑप्शन आपकी चूज़ होनी चाहिए। अब कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करें। अब ये देखिए कि हमने ब्लॉक इसने बना तो लिया लेकिन इसने ब्लॉक हमें दिखाया नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ से ब्लॉक की ऑप्शन को हाइड किया हुआ है। अब जैसे ही ब्लॉक की ऑप्शन को ऑन करेंगे तो अब ये देखिए आप उस ब्लॉक को देख सकते हैं। यहाँ से आप उस ब्लॉक की ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल हम इसकी ओपेसिटी कम ही रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद रहे कि हम जब भी मशीनिंग के लिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले इसमें ब्लॉक बनाएंगे। मैं फिर इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मैं अपने मॉडल को अच्छे तरीके से देख सकूँ। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो टूल पाथ क्रिएशन का है। अब मैं इसकी रफिंग करवाना चाहता हूँ। तो रफिंग के लिए सबसे बड़ा जो मेरे जहन में क्वेश्चन आएगा कि मैं रफिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करूँ। तो मिनिमम टूल रेडियस हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। उसका तरीक़ेकार ये है, आप ये जो मेजरड है इसको ऑन करें, सर्कल की ऑप्शन को चूज़ करें और ये जो हमारे पास रेडियस है इसको चेक करें। इसको चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि हम 3 मुख्तलिफ सर्कल के पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसके लॉन्ग एक सर्कल बनाएगा और ये बताएगा तकरीबन 10 mm का डायामीटर यहाँ पर है, इसका रेडियस तकरीबन 5 मिलीमीटर है। यानी इससे हमें ये पता लगा कि हम अगर इसके ऊपर 10 मिलीमीटर का एंड मिल कटर यूज़ करें तो हमें ये जो शेप है हमें ये मिल सकती है। तो बहरहाल अब मैंने ये प्लान बना दिया अपने जहन के अंदर कि मैं 12 मिलीमीटर के कटर के साथ इसकी रफिंग करवाऊंगा और 10 मिलीमीटर के कटर के साथ इसकी जो वॉल है उसकी फिनिशिंग करूंगा और उसके साथ साथ
इसका जो नीचे वाला फेस है उसकी फिनिशिंग करूँगा। तो अब कटर सिलेक्शन मैंने अपने जहन में बना ली। अब बारी है टूल पाथ क्रिएशन की। तो उसके लिए टूल पाथ क्रिएट करने के लिए एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप जो हमारे पास टूल पाथ की जो बार है इसके अंदर टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर आएँ और यहाँ से 3D एरिया क्लियरेंस के ऑप्शन को चूज़ करें। अब यहाँ पर भी हमें ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल और इसके साथ साथ रास्टर एरिया क्लियर मॉडल की ऑप्शन। मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली जो यूज़ होती है वो ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल की ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल का पता है तो आप किसी भी जॉब की रफिंग करवा सकते हैं। तो इसमें मैं ऑफसेट एरिया क्लियर ही बताऊंगा चूँकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। याद रहे कि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं हर चीज़ डिटेल से नहीं बताऊंगा, बल्कि सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जितनी कि मशीनिंग के लिए आपको ज़रूरी हैं। मशीनिंग के लिए आप जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वही इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ से ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया तो अब आप ये देखिए ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हुआ है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को फिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है टूल की। तो हम सबसे पहले मैं रफ़िंग के लिए चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं एंड मिल 12 यूज़ करूँगा तो क्रिएट एंड मिल टूल मैं यहाँ से यानी उसके ड्रॉप डाउन में से मैंने एंड मिल जो कटर है उसको चूज़ किया। यहाँ पर हम उसका डायमीटर पुट करेंगे और उसकी जो कटिंग लेंथ है वो 50 है। यहाँ पर हम कटर का नेम रखेंगे एंड मिल 12। टूल नंबर हमारा 1 है, नंबर ऑफ़ फ्लूट्स इसके 4 हैं। अब इसके साथ हम इसका शैंक ऐड करेंगे। शैंक वो हिस्सा होता है जिसका डायमीटर तकरीबन कटिंग फ्लूट्स के बराबर ही होता है। तो इसकी लेंथ भी मैं तकरीबन 50 रख देता हूँ। अब हम इसके अंदर होल्डर ऐड करेंगे जिसने इस टूल को होल्ड करना है। होल्डर को ऐड करने के लिए इस बटन के ऊपर क्लिक करें और जो होल्डर का डायमीटर है वो मैं 50 रख देता हूँ और इसका जो लोअर डायमीटर है वो भी 50 रखूँगा। लेंथ इसकी 50 रख देते हैं। ओवर हैंग इसका तकरीबन हम इसको ओवर हैंग करेंगे 70 mm तक। तो ये हमारा कटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो टॉलरेंस का। नॉर्मली रफ़िंग के अंदर टॉलरेंस ज़्यादा टाइट नहीं रखते, 0.1 जो है वो इनफ है। फिनिशिंग के अंदर हम 0.03 कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर हमारे पास ये थिकनेस है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 किस्म की थिकनेस हमें मिल रही है। ये थिकनेस जो है 1 mm ये वॉल के ऊपर थिकनेस है और इसी तरह ये जो थिकनेस है ये इसके फेस के ऊपर थिकनेस है जो कि हम फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे। अब थिकनेस जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो वॉल के ऊपर थिकनेस है वो 0.5 रहे और जो हमारे फेस के ऊपर फिनिशिंग थिकनेस है वो 0.3 यानी मटेरियल बाकी रहेगा ये जिसको हम फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे। स्टेप ओवर नॉर्मली जो होता है ये हमारा कटर का 60% होता है। अब चूँकि हम 12 mm का कटर यूज़ कर रहे हैं तो इसका 60% तकरीबन 8 mm तकरीबन होगा। स्टेप ओवर होता क्या है, जब कटर एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए वाई के अंदर जितना मूव करता है इसको हम स्टेप ओवर कहते हैं। स्टेप डाउन ये होता है कि एक कट मुकम्मल करने के बाद तो जो कटर है वो मटेरियल के अंदर कितना पेनिट्रेट करता है, यानी इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो मैं 0.35 स्टेप डाउन रख देता हूँ। कट डायरेक्शन जो है वो रफ़िंग के अंदर हम कन्वेंशनल यूज़ करते हैं। तो बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर यूज़ करेंगे। अप्रोच आउटसाइड इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। ये मैं इसलिए अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि इससे मशीनिंग टाइम इंक्रीज़ होता है। ये भी अनचेक कर देता हूँ, ये भी इसलिए कि इससे मशीनिंग टाइम इंक्रीज़ होता है। हाई प्रोफाइल स्मूथिंग इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये है कॉर्नर रेडियस, यानी कटर जो है वो हमारा जब मूव लेता है यानी टर्न लेता है तो बजाय इसके कि वो शार्प टर्न ले, ये टर्न
जब टर्न आएगा तो वहाँ से हल्का सा रेडियस बना के ये टर्न लेगा। लिंक्स इसमें स्मूथ रहने देंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो ठीक है। अब हम इस टूल पाथ को हम नाम देंगे 1 एंड मिल 12 रफिंग अप्लाई। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर उसने टूल पाथ को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये माउस का मैंने इस्तेमाल आपको बताया नहीं। आप शिफ्ट दबाकर माउस के सेंटर वाले बटन को दबाएंगे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए आप इसको सेंटर वाले व्हील को यूज़ कर सकते हैं, और सेंटर वाले माउस के व्हील को बटन को प्रेस करके आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आप इसको ओरिएंटेट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए उसने कटिंग स्लाइसिस वहाँ पर जनरेट कर दी है। हमारा जो टूल है ये हमें वायर फ्रेम की शक्ल में नज़र आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये शेडेड में हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर टूल्स के अंदर आएंगे और सेटिंग इसके राइट क्लिक करेंगे और शेडेड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारा जो टूल है वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट रफिंग का प्रोग्राम बन चुका है। अब आप इसमें मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाना चाहता हूँ कि हम जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो इसके नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स आप देखें कि 1776 है, और ये टाइम इसका हमें बता रहा है तकरीबन टोटल 2 घंटे। तो हम इसके टाइम को मज़ीद कम कर सकते हैं टूल पाथ कनेक्शंस की मदद से। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो टूल पाथ कनेक्शन के लिए आप लीड्स एंड लिंक्स के ऊपर आएँ, और लिंक्स इसके ऊपर आकर आप जो शॉर्ट लिंक्स हैं उनको ऑन सरफेस करें और लॉन्ग को आप स्किम करें, अप्लाई लिंक्स, एक्सेप्ट। अब आप ये देखिए इसके जो हमारे पास हो सकता है कि 12 ये रफिंग है। तो ये देखिए इसका टाइम काफ़ी हद तक, अब आप ये देखें कि 2 घंटे से 1 घंटे तक चला गया है, 1 घंटे 12 मिनट। यानी ये फ़ायदा हुआ हमें लिंक्स को कंट्रोल करने का। अब इसमें रफिंग में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, वो है प्लंजिंग। जब हमारा कटर जो है वो फर्स्ट टाइम मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो हमारे कटर का हमें टूटने का अंदेशा होता है। उसको बचाने के लिए हम कटर को थोड़ी सी स्लोप देते हैं ताकि ये पेनिट्रेट करे, लेकिन एंगुलर पेनिट्रेट करें। तो उसके लिए आप फिर से लीड एंड लिंक्स के अंदर आएंगे और जो हमारा फर्स्ट लीड इन है इसके अंदर आकर रैंप की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और रैंप ऑप्शंस के अंदर आकर मैक्सिमम जिग एंगल आप 1 करेंगे और लाइन सेलेक्ट करेंगे फॉलो, और हाइट जो है वो 0.5 करके एक्सेप्ट करेंगे और अप्लाई लीड इन्स, एक्सेप्ट। तो ये जब भी मटेरियल के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा तो हल्की से एक लाइन बनाकर इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा ताकि हमारा कटर जो है वो सेफ रहे। अब हम इसकी स्टैटिस्टिक जो है वो देखते हैं, तो ये अब बढ़ चुकी हैं। उसकी वजह यही है कि हमने इसके अंदर रैम्पिंग को ऐड किया। रैम्पिंग को ऐड करना ज़रूरी है। अगर हम रैम्पिंग ऐड नहीं करेंगे तो हमारा कटर टूट जाएगा। चाहे टाइम बढ़ गया, लेकिन सेफ रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें रैम्पिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा रफिंग का जो हमारा टूल पाथ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि रफिंग का हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे चलेगा। तो उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। व्यू मिल ऑन ऑफ, यानी इससे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो व्यू मिल है वो ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास ये टूल बार नहीं आ रही तो व्यू के अंदर आएँ और टूल बार के अंदर आकर यहाँ से व्यू मिल की जो हमारे पास ऑप्शन है इसको आप चेक कर दें, तो ये व्यू मिल आपको बाहर नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से ऑप्शन प्लेन शेड की करें और यहाँ से हमारी जो एनिमेशन है इसको आप प्ले करें। तो अब आप ये देखिए कि हमारा जो रफिंग का टूल पाथ है वो इस तरीके से चलेगा।
बहरहाल आप इस तरह एनिमेशन करके भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा जो हमारे पास रफिंग का जो हमारा टूल पाथ था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो कटिंग स्टार्ट पॉइंट है वो काफ़ी ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ ये कटिंग स्टार्ट पॉइंट मैक्सिमम 2 mm या 3 mm हो। तो अब आप इसकी हाइट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हाइट जी से ऊपर कितना रखना चाहते हैं, उसके लिए आप जो हमारे पास रैपिड मूव हाइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि सेफ जी और स्टार्ट जी ये 5 mm है। मैं इसको सेफ जी को 5 mm कर देता हूँ और स्टार्ट जी को मैं 2 mm कर देता हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई टू एक्टिव टूल पाथ। अब आप ये देखिए हमारा टूल पाथ नीचे जो हमारा कटर है एंड मिल वो नीचे आ चुका है। एक्सेप्ट इससे हमारा जो मशीनिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा। हम चेक करते हैं तो ये फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा लेकिन फ़र्क पड़ा है। तो आप जो हमारा कटर है उसकी हाइट को मैक्सिमम की बजाय मिनिमम पे रखें। हाँ, बहरहाल आपको इसके अंदर ये भी ख्याल करना पड़ता है कि आपने वर्कपीस को क्लैंप कैसे किया है। अगर आपने क्लैंप अपने जॉब के ऊपर बांधे हुए हैं तो क्या होगा कि आपका जो कटर जब इस पॉकेट से इस पॉकेट की तरफ जाएगा तो हो सकता है क्लैंप के साथ टकरा दे। तो उसमें आपको ये जो हाइट है ये ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि आप सेफ़ रह सकें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी, वो होगी हमारी फिनिशिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद हम सीखेंगे रेस्ट मशीनिंग। रेस्ट मशीनिंग ज़रूरी क्यों है उसकी मैं आपको वजह पहले बता देता हूँ। हमने कटर यूज़ किया एंड मिल 12 का, लेकिन इससे पहले हमने मेजर किया था ये रेडियस जो कि 5 मिलीमीटर था और इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर बनता था। अब हुआ ये होगा कि इस जगह पर मटेरियल अभी बाकी है एंड मिल 12 के चलने के बाद, तो अब हम इस कॉर्नर को क्लियर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रेस्ट मशीनिंग इस्तेमाल करेंगे। यानी रेस्ट मशीनिंग जो है वो तब इस्तेमाल की जाती है कि जिस जगह पर बड़े डायामीटर का कटर ना जा सके उस जगह पर हम छोटे डाया का कटर चलाकर वहाँ पर मशीनिंग करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप इसी जो हमारा टूल पाथ है पहले इसको हम एक्टिवेट करते हैं। इसकी राइट क्लिक करके सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास क्रिएट ए न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस वन, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको कैंसिल कर दें। अब एक नया जो टूल पाथ है वो बन चुका है, यानी उस टूल पाथ की कॉपी हमने बना ली। इसको मैं नाम दूंगा 2 एंड मिल 10 रेस्ट मशीनिंग। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट करेंगे और इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब हमने एक नया टूल क्रिएट करना है जिसका डायमीटर 10 होगा। शैंक लेंथ इसकी हम डायमीटर 10, लेंथ 50, होल्डर हम इसके साथ अटैच करेंगे 50 ओवर हैंग इसकी लेंथ 60 रखेंगे, क्लोज कर देंगे। नाम हम इसका रखेंगे हैंड मेड 10। टूल नंबर 2 है और नंबर ऑफ फ्लूट्स इसके 4 हैं। टॉलरेंस हम इसके अंदर एज इट इज़ रहने देंगे, थिकनेस एज इट इज़ रहेगी। स्टेप ओवर हम इसके अंदर चेंज कर देंगे जो कि 60 यानी 60% होगा। 10 mm का हमारे पास 6 mm बनता है। इसके बाद हम इसका स्टेप डाउन भी एज इट इज़ रहने देंगे, कन्वेंशनल ही रहेगी। अब हम रेस्ट मशीनिंग के अंदर इस ऑप्शन को चेक करेंगे और
इन दोनों ऑप्शन में से टूल पाथ के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जो 1 एंड मिल 12 रफिंग का जो हमारा टूल पाथ था उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने की वजह यह है कि हम इस टूल पाथ के चलने के बाद जो मटेरियल बाकी बचा है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो ये टूल पाथ जो है वो हमारा कैलकुलेट हो रहा है, यानी जिस जगह पर हमारा एंड मिल 12 का जो टूल है वो नहीं गया, वहाँ पर एंड मिल 10 हमारा कटिंग करेगा। तो रेस्ट मशीनिंग जो है ये बाज़ात हम यूज़ नहीं भी करते, क्योंकि जो हमारा कटिंग का मार्जिन बच चुका होता है वो हम फिनिशिंग के अंदर क्लियर कर लेते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ठीक उसी ही जगह पर जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस जगह पर हमारा जो रेडियस है वो बच चुका है, उसी जगह पर उसने टूल पाथ क्रिएट किया है। तो रेस्ट मशीनिंग दरअसल ये काम करती है। तो बहरहाल हमने रेस्ट मशीनिंग से जो हमारा मटेरियल बच चुका था वो भी ख़त्म कर लिया। डबल क्लिक करके मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब जो अगला काम है वो फिनिशिंग का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी वॉल जो है इसके ऊपर थिकनेस 0.5 छोड़ी और इसके फेस के ऊपर थिकनेस जो है वो 0.3 छोड़ी है। अब हमने इसको फिनिशिंग के थ्रू क्लियर करना है। अब हमें फिनिशिंग के टूल पाथ सिलेक्ट करने हैं। अब जब फिनिशिंग की बारी आती है तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि अब हम कौन सी स्ट्रेटजी चूज़ करें। जैसे ही आप किसी भी इसकी जो सिलेक्शन की जो टेक्निक है उसका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सीधी दीवार की बारी आए तो आपके जहन में फौरी तौर पर कांस्टेंट जी फिनिशिंग आ जाना चाहिए, और जब भी फ्लैट सरफेस का आपके जहन में आए तो जो हमारे पास रास्टर फ्लैट या ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की स्ट्रेटजी है हम उसको चूज़ करेंगे। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर दीवार है, वाल है सीधी, और इसके साथ साथ फ्लैट पोर्शन है, यानी हम दो फिनिशिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इनकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो अब हम टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाएंगे और फिनिशिंग के अंदर आकर कांस्टेंट जी फिनिशिंग ये स्ट्रेटजी चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। टूल हम एंड मिल 10 ही चूज़ रखेंगे। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हम फिनिशिंग के अंदर टॉलरेंस टाइट चूज़ करते हैं, जैसे 0.03। अब आप ये देखिए कि फिनिशिंग के अंदर हमने थिकनेस लाजमी जहन में रह के फिनिशिंग हमने ज़ीरो करनी है, वाल के ऊपर भी और फ्लैट पोर्शन के ऊपर भी। बाउंड्री का इस्तेमाल मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट जी में आपने हमेशा स्पाइरल की ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप स्पाइरल की ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे तो एक साइकिल मुकम्मल करने के बाद हमारा टूल जब नीचे की तरफ स्टेप डाउन लेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइन बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप स्पाइरल करेंगे तो वो लाइन नहीं आएगी। स्टेप डाउन हम फिनिशिंग के अंदर 0.2 रखेंगे। आर्क फिट हम नहीं यूज़ कर सकते स्पाइरल के अंदर। कट डायरेक्शन आप याद रखिए कि हम क्लाइंब रखते हैं फिनिशिंग के अंदर। तो ये हमारा टूल पाथ मुकम्मल हो गया। अब हम इसको नाम देंगे 3 एंड मिल 10 फिनिशिंग, वॉल फिनिशिंग। लिंक्स हम इनके कंट्रोल करेंगे। शॉर्ट लिंक्स ऑन सरफेस करेंगे और लॉन्ग लिंक जो हमारे पास लिंक्स हैं उनको स्किम करेंगे। अप्लाई लिंक्स, अप्लाई एक्सेप्ट और टूल पाथ को अप्लाई कर देंगे।
तो ये टूल पाथ अभी हमारा कैलकुलेट हो रहा है। ये डिपेंड करता है टूल पाथ की कैलकुलेशन जो है वो आपका मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है, ये उसी हिसाब से टाइम को ज़्यादा या कम यूज़ कर सकता है। तो ये देखिए हमारा जो टूल पाथ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह ये हमारी वाल जो है उसको भी क्लियर कर देगा। हमने अब जो वाल थी उसकी फिनिशिंग तो कर ली, अब बारी है जो नीचे आपको फ्लैट पोर्शन नज़र आ रहा है इसकी फिनिशिंग की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके लिए फ्लैट ऑफसेट यूज़ करेंगे। तो टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर आएंगे और यहाँ से ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ओके, ऑफसेट फ्लैट के अंदर भी हम एंड मिल 10 ही यूज़ करेंगे, थिकनेस 0 रहेगी। स्टेप ओवर अब हम कम करेंगे, अब हम 60% नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम फिनिशिंग कर रहे हैं। हम कम से कम स्टेप ओवर यूज़ करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग मिल सके। मैं यहाँ पर स्टेप ओवर 2 का रखता हूँ। कट डायरेक्शन मैं कन्वेंशनल कर देता हूँ, यहाँ क्लाइम कर दें। इससे बाउंड्री का इस्तेमाल मैं अभी आपको बताऊँगा। रेस्ट मशीनिंग की ऑप्शन आप इसको ख़त्म करें और अलाउ टूल ऑफसेट आउटसाइड फ्लैट इसको आप ख़त्म कर दें। टूल पाथ को हम नाम देंगे फॉर एंड मिल 10 फ्लैट फिनिशिंग, अप्लाई। तो अब आप ये देखिए कि हमारे फ्लैट पोर्शन के ऊपर उसने टूल पाथ बना लिया है, लेकिन इस साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि इसने ऊपर वाले जो एरिया है इसके ऊपर भी टूल पाथ बना दिया है। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। उसके तरीक़ेकार ये है कि आप इसको किसी एक व्यू के अंदर लेके आएंगे। जैसे ये हमारे पास एक्स व्यू है, ये वाई व्यू है, और मॉडल को जो शेडिंग है इसकी बंद करें। तो अब आपको ये टूल पाथ की लाइनें नज़र आएंगी। आप इन ऊपर वाली लाइनों को सबको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट और डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट्स इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो अब आप ये देखें कि जो ऊपर वाले जितने भी थे हमारे पास जो लिंक्स थे, जो टूल पाथ था, वो सारे का सारा डिलीट होगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारा रफिंग, रेस्ट मशीनिंग, वाल फिनिशिंग और फ्लैट फिनिशिंग के अंदर हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब बारी है हमारे पास इसकी अगर हम मिसाल के तौर पर हमने रफिंग हम कर रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ जो हमारे पास थी कैविटीज़ वो हो गई और बाकी रहती थी और हमारी मशीन हमें बंद करना पड़ गई। तो उसके बाद जब हम दोबारा जब चलाएंगे तो क्या इसी प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट से चलाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हम मिसाल के तौर पर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो उसका एडिट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट, और यहाँ पर हमारे पास रीऑर्डर की ऑप्शन आएगी। तो इसमें आप जैसे जैसे ये सिलेक्ट करेंगे ये देखिए जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वो लाइनें ये आप देख सकते हैं येलो कलर में चेंज होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये कैविटी हो चुकी थी, ये कैविटी हो चुकी थी, ये कैविटी हो चुकी थी, और इसके साथ साथ और कई कैविटीज़ हो चुकी थी। यानी कितनी कैविटीज़ हो चुकी हैं आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें ये कैविटी, ये कैविटी, ये कैविटी, ये येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह इन सब को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट सिलेक्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे
हाँ, ये इस तरह डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि ये लिंक है रेस्ट मशीनिंग के साथ। तो फिर अब हम क्या करें? तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप मशीन के ऊपर जाकर देखें एक्चुअल कौन कौन सी कैविटीज़ आपकी हो चुकी हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से मैनुअली, मिसाल के तौर पर ये कैविटीज़ सारी हो चुकी हैं, इनको सेलेक्ट करें, इनके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट करें और डिलीट सेलेक्टेड। ये अभी नहीं हो रही क्योंकि ये लिंक है रेस्ट मशीनिंग के साथ। तो उसके लिए हमें इस टूल पाथ को डिलीट, बहरहाल तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करें और एडिट के अंदर आकर पहले आप इसको एक्टिवेट करेंगे। एडिट के अंदर आकर रीऑर्डर या इनमें से टूल पाथ लिस्टिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करके, बहरहाल आप इस तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी ये डिलीट नहीं हो रहा, चलें मैं मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एंडमिल 10 है, इनमें मोस्टली कैविटीज़ हो गई और उसके बाद मशीन बंद हो गई। अब हम दोबारा चलाना चाहते हैं वहाँ से जहाँ से मशीन ने काम करना छोड़ा था। तो एडिट के अंदर आएंगे और रीऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो मैं जितनी सिलेक्शन कर रहा हूँ ये कैविटीज़ हो चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखिए कि हमारा उतना जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप स्पेसिफिक एरिया से टूल पाथ को डिलीट करके बाकी एरिया के ऊपर चला सकते हैं। अच्छा, अब तो ये तो था टूल पाथ जनरेशन। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि आप एनसी फाइल जो है वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनको एनसी प्रोग्राम्स के अंदर लेकर आएंगे। उसके लिए आप टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से हम क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये एनसी प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। एक तो तरीक़ेकार इसका ये है कि अभी ये एनसी प्रोग्राम लिस्ट के अंदर आए हैं। अब यहाँ से हमने इसके कोड जनरेट करने हैं। उसके लिए सिंपली आप इस टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करें, सेटिंग के अंदर जाएं और यहाँ से हम पहले मशीन ऑप्शन फ़ाइल चूज़ करेंगे। मशीन ऑप्शन फ़ाइल सी के अंदर आकर प्रोग्राम्स, डेल कैम, डक्ट पोस्ट, डी कैम, कन्फिगर, डक्ट पोस्ट और यहाँ से मैं फानुक ओपीटी फ़ाइल इसको चूज़ करता हूँ, ओपन, और इसको मैं अपनी डेस्कटॉप के ऊपर 01 के नाम से सेव करके राइट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जैसे ही राइट हुआ ये जो कलर है इसका ग्रीन के अंदर चेंज हो चुका है। इसी तरह आप जो सेकंड प्रोग्राम है उसको भी राइट कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ, तो ये हमारी वो एनसी फाइल है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि हमने मशीन को देनी है। तो इस तरह आप एनसी फाइल भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा पहला मॉडल जिसके अंदर हमने ओरिएंटेशन से लेकर आखिर तक हमने इसके प्रोग्राम को सीखा। अब हम नेक्स्ट मॉडल जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वो है डाई के नाम से, वो भी एग्जाम्पल के अंदर आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम फाइल के अंदर जाकर एग्जाम्पल्स के अंदर आएंगे और यहाँ से डाई मॉडल है ये, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। शेडिंग याद रहे आप इसको ऑन करें, आइसोमेट्रिक व्यू करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ओरिएंटेशन करते हैं, तो ये हमें
मॉडल के अंदर आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमें देखने से ये पता लग रहा है कि हमारे वाई के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अब हम वाई को ठीक करेंगे। अब ये देखिए, ये वैल्यू कुछ और है और ये वैल्यू कुछ और है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें कैलकुलेटर ओपन करना है और 120 माइनस 118.5939 यानी 1.4061, इसको मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। इसको मैं तकसीम करूँगा 2 पे, तो यानी 0.700305 ये हमने मूव करना है माइनस जो हमारे पास वाई की वैल्यू है उसके अंदर। इसको मैंने कॉपी किया, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, मूव करेंगे और वाई के अंदर आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और माइनस के अंदर हम इसको मूव करवाएंगे। अब हम फिर से प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, तो अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो गई, यानी एक्स और वाई मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारा बराबर है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो जी है वो हमारे जो हमारा मॉडल है उसके बॉटम पे पड़ा है, हमें ये चाहिए टॉप के ऊपर। तो इसकी वैल्यू पहले हम देखते हैं, ये है 70। तो अब हम इसको मूव करवाएंगे, एडिट, मूव, जी डायरेक्शन के अंदर 70 माइनस 70। तो अब आप ये देखेंगे हमारा जो वर्क प्लेन है वो भी बिल्कुल टॉप के ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो है ब्लॉक क्रिएशन का। तो सिंपली ब्लॉक के अंदर आएंगे, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, शेड ऑन ऑफ करके देख लेंगे हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करें। सबसे पहले जब आप किसी भी मॉडल को देखते हैं तो अपने जहन के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग का एक प्लान बनाते हैं। अब इसका प्लान बनाते हुए हमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए कि हमारा टाइम कम से कम लगे। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कि कम टाइम के अंदर जॉब को मुकम्मल कर देता है। तो जब मैंने इसको देखा है तो मैं इसको देखने के बाद ये समझा हूँ कि मुझे इस एरिया से बाहर और इस एरिया के अंदर जो रफिंग करवानी है वो बड़े कटर से करवानी है और इस एरिया से अंदर जितनी भी रफिंग करवानी है वो छोटे कटर से करवाने हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये जो जगह है, ये जगह जो है, इसी तरह बाकी एरियाज़ जो हैं, ये एरिया है, यहाँ पर अगर हम बड़ा टूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इस जगह पर मटेरियल कट नहीं होगा, तो हमें बाद में भी फिर छोटा कटर लगाना पड़ेगा। बहरहाल छोटा कटर तो हम फिर भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये गैप बहुत कम है। तो बहरहाल मैंने ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल इसलिए चूज़ किया ताकि आप इसको इस तरह के मॉडल की प्रोग्रामिंग भी आसानी के साथ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल के अंदर हम बाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे। मैं बाउंड्री इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर यूज़र डिफ़ाइन। मैं इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट किया। बाउंड्रीज़ के अंदर आएंगे, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे यूज़र डिफ़ाइंड और मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। मॉडल की जो शेडिंग है मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं ये वाली बाउंड्री इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा और ये वाली बाउंड्री इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा। तो ये देखिए, ये हमारी ये एरिया बन चुका है। इस एरिया के अंदर मैं एंड मिल जो है वो हमारा 12 के साथ रफिंग का टूल पाथ जनरेट करूँगा। तो रफिंग के टूल पाथ के लिए हमें टूल पाथ स्ट्रेटजीज के अंदर आना है, 3D ऑफसेट एरिया क्लियरेंस। ओके, सबसे पहले हम टूल क्रिएट करेंगे हैंडबिल 12,
टूल नंबर 1, नंबर ऑफ फ्लूट्स 4, शैंक इसका हमारे पास आप एक्चुअल कटर से इसका शैंक देकर रखेंगे। मैं बहरहाल फिर जो हमारा होल्डर है वो भी आप एक्चुअल कटर के साथ, एक्चुअल होल्डर के साथ उसको मैनेज करेंगे। क्लोज। टॉलरेंस 0.1 ही रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रफिंग के अंदर 0.1 टॉलरेंस यूज़ करते हैं। थिकनेस 0.5 वाल के ऊपर और 0.3 इस फेस के ऊपर रहेगी। स्टेप ओवर 8 का ठीक है, क्योंकि हम हैंड मिल 12 के कटर में 8 का स्टेप ओवर ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेप डाउन जो है वो 0.3 है। जो कट डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है। बाउंड्री 1 ये, अब आप ये देखिए कि ये सिलेक्ट हो चुकी है। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो ब्लैंक के ऊपर क्लिक करें, अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बाउंड्री सिलेक्ट कर लें। 1 एंड मिल 12 रफिंग, अप्लाई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो टूल पाथ जनरेट हुआ है वो हमारा हुआ है अलोंग, यानी इस एरिया के अंदर हमारी सिर्फ रफिंग होगी। अब हम साथ ही इसके जो लिंक्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लिंक्स ऑन सरफेस, स्किम, अप्लाई और रैम्प ऑप्शन सेटिंग वैसी ही रहेगी, एक्सेप्ट करें, अप्लाई, एक्सेप्ट। तो इसके ऊपर रैंपिंग भी अप्लाई हो चुकी है। अब हम ये जो इस बाउंड्री से अंदर वाला एरिया है इसको भी रफिंग करवाएंगे, लेकिन इस बार हम कटर को चेंज करेंगे। तो इसको हम हाइड कर देते हैं, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे और इस बाउंड्री को भी ख़त्म करेंगे। अब हम इस एरिया के ऊपर एक नई बाउंड्री बनाएंगे। इस एरिया को सिलेक्ट करें, क्रिएट ए बाउंड्री और यूज़र डिफाइंड मॉडल, एक्सेप्ट। ये बाहर वाली बाउंड्री हम डिलीट कर देंगे और अब की बार जो हमारा टूल पाथ जनरेट होगा वो इस बाउंड्री के अंदर बनेगा। तो फिर से हम रफिंग के अंदर आएंगे और मॉडल एरिया क्लियरेंस की स्ट्रेटजी को चूज़ करेंगे टूल पाथ के अंदर से, और अब नया हम टूल बनाएंगे एंड मिल 8, यानी मैं मिनिमम डाई का कटर यूज़ कर रहा हूँ। एंड मिल 8 टूल नंबर 2 है और ये इसकी जो शैंक लेंथ है, डाया शैंक का जो है वो 8 ही रहेगा। लेंथ तकरीबन इसकी 20 कर लेते हैं। होल्डर और ये भी 50 ओवरहैंग इसका 45 पे, लेंथ भी इसकी 50। क्लोज। अब ये थिकनेस हमें यहाँ पर यही रखनी होगी। स्टेप ओवर 8 mm का हम रखेंगे 5 तकरीबन, और स्टेप डाउन चूँकि ये कटर हमारा छोटा है, इसका डायमीटर छोटा है, तो इसके लिए हमें स्टेप डाउन भी कम रखना होगा। मैं 0.25 इसका स्टेप डाउन रख देता हूँ। अब आप ये देखें यहाँ पर बाउंड्री 2 सेलेक्ट है, तो ये हमारा जो हमारा टूल पाथ होगा 2 एंड मिल 8 रफिंग, ये हमारे सारे के सारे रफिंग के टूल पाथ। अप्लाई। अब इसके मैं लिंक्स को कंट्रोल करता हूँ। ऑन सरफेस, स्किम, अप्लाई, एक्सेप्ट। अब आप ये देखें कि ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया के अंदर हमारा ये जो कटर है ये नहीं गया। इसी तरह इस एरिया के अंदर भी यहाँ पर हमारा जो एंड मिल 8 है वो नहीं गया। अब इस एरिया के अंदर भी हमें लदा से रफिंग करवानी पड़ेगी।
उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोफेशनल तरीक़ेकार है इसका। हमें यहाँ पर स्मॉल कटर चलाना होगा इतना ब्लॉक यहाँ पर बनाकर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है उसको रीसाइज करना होगा। इस जगह पे इन एरोज़ को सिलेक्ट करें, इस जगह पे और इस जगह पे ऐसे। ये देखिए सिर्फ उसी जगह पे हमारा जितनी जगह पर यानी हम मशीनिंग करवाना चाहते हैं इस एरिया में, उतनी जगह पर मैंने ब्लॉक जो है वो मेंटेन कर लिया है। अब हम टूल पाथ जनरेट करेंगे, ऑफसेट एरिया क्लियरेंस, और मैं यहाँ पर टूल पाथ बनाऊँगा, कटर यूज़ करूँगा 4 mm का। तो मैं एंड मिल 4 इसको नाम दूँगा। कटर नंबर 3 है हमारा, थिकनेस यही रहेगी। स्टेप ओवर हमारा 2 का होगा। स्टेप डाउन मैं इसमें कम रखूँगा 0.15, क्योंकि ये स्मॉल डायामीटर का हमारा टूल है। तो ये 3 एंड मिल 4 और ये भी रफिंग। इसमें हम बाउंड्री यूज़ करेंगे, बाउंड्री 2। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब आप ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लाइनें बन चुकी हैं। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतने हिस्से में टूल चाहिए, तो हम नीचे वाला जो है वो उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ये जो हमारे पास लाइनें हैं, इसको हम एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, डिलीट सिलेक्टेड जो हमारे पास टूल पाथ है। बहरहाल आप देखिए कि उतनी जगह में हमारा टूल बन चुका है, टूल पाथ। बहरहाल इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ये तरीक़ेकार समझाना है कि इस तरह हम रफिंग करवा सकते हैं। अब ये जो टूल पाथ है, हम इसी टूल पाथ को दूसरी तरफ मिरर करवा देते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, एडिट के अंदर आएँ, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें और मिरर इन प्लेन। तो ये तकरीबन बनेगा YZ प्लेन, जिसके अंदर हम इसको मिरर करवाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म कॉपी करेंगे ताकि ये कॉपी उधर भी रहे और इधर भी आ जाए, और YZ प्लेन को चूज़ करेंगे, एक्सेप्ट। इसके ऊपर डबल क्लिक करें। तो अब आप ये देखें, ये उस जगह पे भी मिरर हो चुका है। ये ऐसा तब होगा जब हमारी शेप दोनों तरफ में एक जैसी हो। अब ये आपको एक येलो साइन इसमें नज़र आ रहा है जो कह रहा है कि इसके अंदर कोई गोजेस ना हो। तो हम चेक कर लेते हैं, यानी जो हमारा कटर है ये कहीं पे टच तो नहीं हो रहा। तो हम आएंगे टूल पाथ वेरिफिकेशन के अंदर और गोजेस को चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसने कहा है कि गोजेस वर फाउंड। इस जगह पे हमारी गोजेस जो हैं वो हैं। तो ब्लेड टूल पाथ, बहरहाल हम ये टूल यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अलहदा से ही यहाँ पर टूल बनाना पड़ेगा, टूल पाथ बनाना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं, हम इसी ब्लॉक को इस जगह पर ले आते हैं, इस जगह पे। और यहाँ पर एक नया टूल पाथ बनाएंगे ऑफसेट एरिया क्लियरेंस के नाम से। सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए उस जगह पे, ये देखिए ये टूल पाथ कितना स्मूथ जनरेट हुआ है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप ब्लॉक को मिनिमाइज़ करके सिर्फ उतने ही एरिया के ऊपर मशीनिंग करवा सकते हैं। इसको मैं रीनेम करूँगा 4 एंड मिल 4 और ये रफिंग। तो हमारा तकरीबन रफिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी चलेंगे फिनिशिंग की तरफ। हमें इस एरिया के अंदर जो टूल पाथ यूज़ करना है, यानी यहाँ से इस एरिया से लेके इस एरिया तक, उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे
ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट दी और कटर यूज़ करेंगे बॉल नोज। तो अब की बार हम जो यूज़ करने वाले हैं बाउंड्री, वो सिलेक्टेड सरफेस के नाम से बाउंड्री होगी। मैं क्या करूँगा, मैं ये सरफेस सेलेक्ट करूँगा, ब्लॉक को मैं यानी जिस सरफेस को मैं सिलेक्ट करूँगा हमारा टूल पाथ उसी सरफेस के अलोंग बनेगा। अब इसके बाद अपन ये वाली सरफेस सेलेक्ट करूँगा, ये सरफेस सेलेक्ट करूँगा और ये सरफेस मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। यानी ऐसा टूल पाथ जो कि यानी मैंने जितनी भी सरफेसेस को सेलेक्ट किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन सरफेसेस के ऊपर ये हमारा टूल पाथ जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री। ये तकरीबन मेरी वो जो सरफेसेस हैं वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं आऊँगा बाउंड्री के अंदर, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ पर सिलेक्टेड सरफेस। यहाँ पर मैं कटर अब सिलेक्ट करूँगा बॉल नोज 6 BN6, इसकी लेंथ 50, शैंक इसका 6 का ही, और होल्डर 50, 50, 80, 70, क्लोज, अप्लाई, एक्सेप्ट। तो अब आप ये देखेंगे उसने हमारे इस कटर के लिहाज से वहाँ पर बाउंड्री बनाई है। अब हम इस बाउंड्री के अंदर हमारा कटर चलाएंगे, तो राइट क्लिक करें, क्रिएट ए टूल पाथ, फिनिशिंग के अंदर आएँ और अब हम यूज़ करेंगे ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट दी फिनिशिंग या फिर 3D ऑफसेट फिनिशिंग। 3D ऑफसेट फिनिशिंग हम यूज़ करते हैं, ओके। और BN6 कटर हम सेलेक्ट करेंगे, थिकनेस 0, स्टेप ओवर हम 0.2 का रखेंगे और इसके अंदर रैम्पिंग की ऑप्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, एक्सेप्ट। स्पाइरल 5 BN6 फिनिशिंग, और इसको मैं कट डायरेक्शन एनी करके अप्लाई कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आपने जो टॉलरेंस बाउंड्री के अंदर यूज़ की है उसमें और इसमें फ़र्क है, लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा बाहर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अंदर आएंगे। अंदर अब आप ये देखिए कि इस जगह पे भी गैप बहुत कम है, इस जगह पे भी गैप बहुत कम है, और इस जगह पर भी गैप बहुत कम है। तो इसका सलूशन जो है वो ये है कि हम ये जो जितना भी एरिया है जहाँ पे गैप कम है वहाँ तक हम जो छोटे डाई का कटर चला लेते हैं, यानी कम डेप्थ तक, उससे आगे हम बड़ा कटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ तक मैं BN4 यूज़ कर सकता हूँ और उससे नीचे मैं BN6 यूज़ करूँगा। सबको सिलेक्ट किया,
अब मैं कंट्रोल दबाकर वो सरफेसेस जो डिसलेक्ट करूँगा जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे ये है, ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेसेस हैं। तो ये देखिए कि मैं जितनी सरफेसेस चाह रहा था कि मैं इनको सिलेक्ट करूँ, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बाउंड्री बनाऊँगा, क्रिएट ए बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, और अब मैं बनाऊँगा BN4 के नाम से, BN4। टूल नंबर हमारा ये है 4, शैंक 4, होल्डर इसमें भी 50 का ही हम यूज़ करेंगे। ये मैं हर बार बना रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मशीनिंग में हम इसको तब ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं जब हमने कुलैयन और गोजेस वगैरह चेक करनी हो। अप्लाई, एक्सेप्ट। अब चूँकि याद रहे कि जो हमारा बाल नोज 4 का है वो ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जा सकता, तो बाल नोज 4 तो हम जितना इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं उतना हम लेके जाएंगे इसको। उसके नीचे हम BN6 ही चलाएंगे। तो क्रिएट ए टूल पाथ। अब हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी, ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। स्टेप ओवर यही रहेगा, एनी स्पायरल अप्लाई। ये ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी जो टूल पाथ है ये जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब ये देखिए कि हमने बाल नोज 4 के साथ काफ़ी हद तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं इसमें जो हमारा बाल नोज 4 का जो कटर है वो मैक्सिमम हाइट तक मैं नहीं यूज़ करूँगा। अब Z डायरेक्शन मैं यहाँ से नोट करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं 20 जो हमारे पास 25 हाइट है यहाँ तक यूज़ करना चाहता हूँ इस कटर को। तो उसके नीचे जितनी भी डेप्थ है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको एडिट और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, डिलीट सिलेक्टेड टूल पाथ। तो ये इस तरह मैं सिर्फ इतनी हाइट तक ये हमारा जो बाल नोज 4 है ये चलाऊँगा, और इसके नीचे मैं बाल नोज 6 चलाऊँगा। 6 BN4 फिनिशिंग। अब इसके नीचे मैंने बाल नोज 6 यूज़ करना है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो बाल नोज 4 है इसकी हाइट कम है और इसको हम ज़्यादा डेप्थ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डायमीटर कम है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब फिर से हमें बाल नोज 6 के लिहाज से बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। सबको सिलेक्ट करें और डीसेलेक्ट करें जो हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल दबाकर
हम ऐसा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्रिएट ए बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, और यहाँ से BN6 अप्लाई, एक्सेप्ट। तो ये एक बाउंड्री यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इसके नीचे जो है वो BN6 से ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी टूल पाथ बनाएंगे। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी और BN6 स्टेप ओवर इतना ही रहेगा। इसको हम नाम देंगे 7 BN6 फिनिशिंग के नाम से, अप्लाई। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी जो है ये हमारा ऐसा टूल पाथ है जो कि हमारे स्टीप और शैलो दोनों एरियाज़ के ऊपर चलता है, यानी वॉल के ऊपर और फ्लैट एरिया के ऊपर। अच्छा, ये हमारा था बालनो 6 के लिहाज से। अब हम जहाँ पर हमारा बालनोस 4 चला हुआ है तकरीबन 25 mm तक, तो उसे ऊपर मैं तकरीबन 23 mm तक इस टूल पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो बाकी नीचे रह जाएगा ज़्यादा डेप्थ में, वहाँ पर हमारा बालनोस 6 हम उसको चला लेंगे। तो इस तरह हमारी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा ये फेस रह चुका है फिनिश के लिए, तो हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बाउंड्री बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। अब हम टूल पाथ बनाएंगे फिनिशिंग के अंदर ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, या फिर एक और हम रास्टर फिनिशिंग को भी रास्टर फ्लैट फिनिशिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग में याद रहे कि हमेशा हम एंड मिल यूज़ करते हैं। मैं एंड मिल 8 को यूज़ कर रहा हूँ। 0 स्टेप ओवर मैं इसमें 2 का रखता हूँ, कट डायरेक्शन एनी, और 8 एंड मिल 8 फ्लैट फिनिश। इसको अनचेक कर देंगे। प्रोफाइल स्मूथिंग जो बाउंड्री 6 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए कि उस एरिया के ऊपर भी हमने जो फिनिशिंग है उसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह हम मॉडल को समझकर उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस किस जगह पर हमें किस किस टूल पाथ को यूज़ करना है, कौन कौन सी बाउंड्री यूज़ करनी है और कौन कौन सा ब्लॉक जो है वो हमने अप्लाई करना है। तो बहरहाल आज के ये जो इस ट्यूटोरियल है इससे आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि हम प्रोग्रामिंग दर हकीकत में कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक नया मॉडल इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पावर मिल के अंदर जो मॉडल है जिसकी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। इसको आप एग्जांपल से इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के अंदर इसका नाम होगा पावर मिल ड्रिल, पावर ड्रिल। तो आप इससे इस एग्जांपल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस एग्जांपल के अंदर हम इसका जो है पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे और कंप्लीट बनाएंगे, यानी इसमें हम रफिंग से लेकर फिनिशिंग तक और उसके बाद इसके जी कोड जो हैं वो निकालने तक सभी का सभी हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल की ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन में मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो हमारा ये वर्क प्लेन है जिसको आप देख रहे हैं, इसको मैं हमारा जो ये वर्क पीस है इसके सेंटर में लेकर आऊँ। तो
ओरिएंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन के जो स्टेप्स हैं वो मैंने पिछले जो मॉडल हैं उनके अंदर बताए हैं कि हम किस तरह ओरिएंटेशन कर सकते हैं। इस मॉडल के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं उन स्टेप्स को आपके सामने परफॉर्म करूँगा। तो इस तरह हम इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी ओरिएंटेशन। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब ये देखिए कि x के अंदर पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा x के लिहाज से जो वर्क पीस है वो सेंटर हो चुका है। इसी तरह अब हम y के लिहाज से अपने वर्क पीस को सेंटर करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि हमारा y के लिहाज से जो वर्क पीस है वो भी अलाइन हो चुका है। अब हमारा x और y सेंटर हो चुका है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो z है, z है, वो इस जो हमारा मॉडल है इसके टॉप पर आए। तो उसके लिए मैं अब दोबारा से मॉडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये देखूँगा कि हमारी z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है। इसको मैं मिनिमम पे ले आऊँगा। तो अब आप ये देखिए कि हमारा जो वर्क प्लेन है एक तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर में आ गया, और दूसरा जो है साथ ही साथ वाई के लिहाज से भी ये सेंटर हो चुका है। और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा जो जेड है वो इस हमारी प्लेट के बिल्कुल टॉप सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब हम सबसे पहले इसकी जो रफिंग के टूल पाथ हैं उनको क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें ब्लॉक कैलकुलेट करवाना है, एक्सेप्ट। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब हम टूल पाथ के अंदर जाएंगे, क्रिएट ए टूल पाथ, और 3D ऑफसेट एरिया क्लियरेंस के अंदर ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो टूल पाथ है रफिंग के लिए जो हम यूज़ करने लगे हैं टूल, हम वो क्रिएट करेंगे। मैं इसमें एंड मिल 10 जो है वो उसको रफिंग के लिए यूज़ करूँगा। डायामीटर इसका 10 होगा। टूल नंबर 1 नंबर ऑफ फ्लूइड्स 4 होंगे। हम इसमें शैंक ऐड करेंगे जिसका डाया भी 10 ही होगा। होल्डर ऐड करेंगे जिसका डाया 50, और लोअर डाया इसका जो है वो 40 होगा। लेंथ इसकी हम 35 रखेंगे, और ओवरहैंग जो है यानी जितना इसने हमारे टूल को पकड़ा हुआ है वो तकरीबन हम 70 इसको हम रख लेते हैं। ओके, अभी हमारा टूल भी क्रिएट हो चुका है। टॉलरेंस हम रफिंग के अंदर 0.1 ही रखते हैं। थिकनेस 0.5 जो है वो हमारी वॉल के ऊपर थिकनेस बाकी रहेगी जिसको हम फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे, और ये हमारी जो हमारा फ्लैट एरिया है उसके ऊपर थिकनेस है 0.5 जिसको हम फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे।
स्टेप ओवर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जितना टूल डाया होता है उतना उसका 60% होता है, तो इसका हम स्टेप ओवर 6 रखेंगे। स्टेप डाउन हम 0.4 ही रखेंगे। मशीन फ्लैट्स लेवल कट डायरेक्शन कन्वेंशनल रखेंगे। नॉर्मली रफिंग के अंदर हम कन्वेंशनल यूज़ करते हैं। आप अलाउ टूल आउटसाइड ब्लॉक इसको अनचेक करेंगे। अप्रोच आउटसाइड इसको भी अनचेक करेंगे। प्रोफाइल स्मूथिंग के ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे। इससे हमारी जो कटिंग मूवमेंट है वो स्मूथ हमें मिलेगी। मैं इस जो हमारा टूल पाथ है इसको 1 एंड मिल 10 के नाम से सेव कर देता हूँ। अप्लाई, ये हमारा रफिंग का टूल पाथ बन चुका है। अब हम इनके लिंक्स को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमें लिंक्स के ऊपर आना है और यहाँ से लिंक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करके शॉर्ट लिंक को हम ऑन सरफेस करेंगे और लॉन्ग को स्किम करेंगे। अप्लाई लिंक्स, एक्सेप्ट। फिर लिंक्स के ऊपर आएंगे। लीड इन जो हमारा है, यानी हम चूँकि रफिंग कर रहे हैं तो हम रैम की ऑप्शन लाजमी लगाएंगे ताकि हमारा जो कटर है वो पेनिट्रेट होते हुए डैमेज ना हो जाए। रैम्प ऑप्शन के अंदर आएंगे। मैक्सिमम जिग एंगल 1 लाइन और जो हाइट है वो इसकी 0.5 रखेंगे। एक्सेप्ट। अप्लाई लीडिंग्स, एक्सेप्ट। इससे ये होगा कि हमारा टूल जो है वो डैमेज नहीं होगा, यानी प्लंज करते हुए हमारा टूल सेफ रहेगा। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर हमने रफिंग करवा ली। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो इस पॉकेट को क्लियर करने का है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर डिफरेंट रेडियस अप्लाई हुए हैं। इन रेडियसेस को हम एंड मिल से क्लियर नहीं कर सकते। इनको क्लियर करने के लिए हमें बाल नोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी इस सरफेस के अंदर हम बाल नोज यूज़ करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहले इस सरफेस को क्लियर करूँ, तो उसके लिए मुझे इसके अलोंग एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी। आप इस सरफेस को सिलेक्ट करें, बाउंड्री के अंदर आकर क्रिएट बाउंड्री और यहाँ से यूज़र डिफाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, मॉडल के ऊपर क्लिक करें, एक्सेप्ट करें। तो अब आप ये देखेंगे उतनी एरिया के अंदर बाउंड्री लग चुकी है। अब मुझे जितनी बाउंड्री चाहिए होगी मैं उसको रखूँगा और बाकी डिलीट कर दूँगा सिलेक्ट करके। अब मैं इस बाउंड्री के अंदर मैं बॉल नोज चलाऊँगा ताकि मेरा ये एरिया क्लियर हो जाए। तो चलिए टूल पाथ बनाते हैं। क्रिएट टूल पाथ, फिनिशिंग के अंदर आएंगे और अब मैं इसको फिनिश करने के लिए ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी स्ट्रेटजी को चूज़ करूँगा। ओके, अब हमें टूल क्रिएट करना है। मैं इसमें बाल नोज 6 यूज़ करूँगा क्योंकि इनके जो मिनिमम रेडियसेस हैं वो तकरीबन 3 हैं। तो 6 यूज़ करने से हमारे ये जो रेडियस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हम इससे बड़ा टूल यूज़ करेंगे डाया का तो हो सकता है कि ये रेडियस क्लियर ना हो। शैंक ऐड करेंगे 6 का। होल्डर इसमें हम अपर डाया 50, लोअर डाया इसमें 40, ओवर हैंग इसमें 40 का 50 का रख लेते हैं। ओके, थिकनेस 0 वॉल के ऊपर और फ्लैट एरिया के ऊपर भी 0। स्टेप ओवर हम इसमें 0.3 का रखेंगे। इसमें हम रैम्प की ऑप्शन को नन कर देंगे, अप्लाई, एक्सेप्ट। और कट डायरेक्शन हम इसमें क्लाइंब रख देते हैं क्योंकि फिनिशिंग के अंदर हम नॉर्मली क्लाइंब डायरेक्शन यूज़ करते हैं। अब इस टूल पाथ का मैं नाम लूँगा 2BN6, अप्लाई। तो हमारा ये टूल पाथ क्रिएट हो चुका है जो कि हमारी इस पॉकेट को क्लियर कर देगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी ये पॉकेट है, इसको हम क्लियर करेंगे।
तो इसके लिए मैं फिर से बाउंड्री बनाऊंगा। इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को अब हम डिलीट कर देंगे। अब हम इस जो हमारी पॉकेट है इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं टूल पाथ 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं पहले कांस्टेंट जी फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ इन वॉल्स के ऊपर चलेगी। जो मेरा कटर है वो मैं एंडमिल 10 ही यूज़ करूंगा। जो वॉल थिकनेस है वो 0 होगी वॉल के ऊपर, और फ्लैट एरिया के ऊपर भी 0 होगी। कीप इन साइड इन बाउंड्री टू कट डायरेक्शन क्लाइंब पॉकेट मशीन, और जो मिनिमम इसका स्टेप डाउन है वो 0.2 ही रहेगा। अप्लाई। अच्छा, ये पॉकेट अब क्लियर हो गई। अब हम इस पॉकेट के फ्लैट एरिया और इस फ्लैट एरिया को जो है ना, हम करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम इसको क्लियर करें फ्लैट फिनिशिंग के साथ। तो उसके लिए हम फिर से बाउंड्री बनाएंगे और इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, मॉडल, एक्सेप्ट। अब हम इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को डिलीट कर देंगे। अब हमें एक नया टूल पाथ बनाना है जो कि इस फेस के ऊपर चले और इस फेस के ऊपर चले। क्रिएट अ टूल पाथ। अब फ्लैट एरिया को फिनिश करने के लिए हमें रास्टर फ्लैट फिनिशिंग या इसके अलावा हमारे पास ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग होती है। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्लैट एरिया को क्लियर करने के लिए। तो हम यूज़ कर लेते हैं ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ओके, स्टेप ओवर हम इसमें 4 का रख देते हैं, कट डायरेक्शन एनी 4 एंड में 10। इस ऑप्शन को हम अनचेक करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अब आप ये देखेंगे हमारा जो टूल पाथ है वो फ्लैट एरिया के ऊपर चलेगा और इसके फ्लैट एरिया को भी क्लियर कर देगा। तो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम इन सरफेसेस को सिलेक्ट करके इसके ऊपर टूल पाथ चलाएंगे। तो उसके लिए हमें बाउंड्री बनाना पड़ेगी। तो बाउंड्री बनाने के लिए हम सारे के सारे मॉडल को पहले सिलेक्ट करेंगे और उन सरफेसेस को डी सिलेक्ट कर देंगे जिनके ऊपर हम टूल नहीं चलाना चाहते। यानी ये वाला एरिया हमारा ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हम हमारा ये जो एरिया है इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा एरिया सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम बाउंड्री बनाएंगे, क्रिएट बाउंड्री सिलेक्टेड सरफेस, और इसमें हम जो हमारा कटर है वो BN6 यानी बॉल 6 इस्तेमाल करेंगे। इसमें थिकनेस, रेडियल थिकनेस और एक्सियल थिकनेस जो है वो 0 रहेगी। इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये तकरीबन अच्छी बाउंड्री बन चुकी है। एक्सेप्ट। अब हम टूल पाथ क्रिएट करेंगे जो कि इस बाउंड्री के अंदर चलेगा। हम यूज़ कर सकते हैं इसमें 3D ऑफसेट फिनिशिंग, और इसके अलावा हम ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी हम यूज़ करते हैं विद बॉल 6 0.4। हम इसमें स्टेप ओवर रखेंगे। याद रहे कि जो बॉल नोज है उसका स्टेप ओवर मिनिमम रखा जाता है ताकि फिनिशिंग अच्छी मिले। अप्लाई। तो ये देखिए कि हमारा जो इस वाला एरिया था, ये वाला, ये भी हमने बॉल नोज 6 के साथ इसको क्लियर कर लिया। तो हमने इसके साथ साथ ये जो एरिया है इसको क्लियर किया और इस वाले एरिया को भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें देखिए कि कुछ एरियाज़ हमें स्टीप हैं और कुछ हमारे जो इसके अंदर एरियाज़ हैं वो
शैलो हैं, तो जो हमारा एरिया फ्लैट है इसको हम फ्लैट फिनिशिंग के साथ भी क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले फ्लैट जो एरिया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा पहले, क्योंकि बॉल नोज को इस फ्लैट एरिया के ऊपर चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर जो हमारा फ्लैट फिनिशिंग का कोड है वो चला सकें। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको एडिट करेंगे, टूल पाथ, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड। तो यानी जो हमारा जहाँ जहाँ पे हमें बॉल नोज चलाने की ज़रूरत है हम सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर बॉल नोज चलाएंगे और बाकी एरिया के ऊपर हम एंड मिल चला के उनको क्लियर कर लेंगे। तो अब हम एक नया टूल पाथ बनाएंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के नाम से, और एंड मिल 10 ही रहेगा। इसमें हम स्टेप ऊपर बढ़ा देंगे, 3 या 4 रख लेते हैं, और ये हमारा होगा 6 एंड मिल 10, अप्लाई। तो ये देखिए इसमें जो फ्लैट एरिया था उसके ऊपर भी हमने ये जो है टूल पाथ चला दिया है। अब अगर आप इसको इसका व्यू मिल देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करें, और ये जो व्यू मिल ऑन है इसको आप ऑन करें, और शेड जो है वो आप प्लेन शेड रख लें। तो इस तरह आप इसको प्ले करेंगे तो चलाने के बाद आप इसको जो व्यू मिल है उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो फिनिशिंग आएगी या आपका जो पार्ट प्रोग्राम है वो किस तरह परफॉर्म करेगा। तो इस तरह आप इसको चला कर देख भी सकते हैं। इसमें टाइम काफ़ी लगेगा इसलिए मैं इसको सारा नहीं चला रहा। अच्छा, अब जो इसमें अगला मरहला है वो है इनसे एनसी कोड जनरेट करना। तो आप सारे के सारे जो हमारे पास टूल पाथ हैं इनको सिलेक्ट करें, इनके ऊपर राइट क्लिक करें और क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास एनसी प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं सारे के सारे। मैं इनमें से एक प्रोग्राम जनरेट करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि प्रोग्राम एनसी प्रोग्राम हम इसमें से कैसे निकाल सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग के अंदर आएंगे। अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पे डक पोस्ट 1510D कैम कॉन्फ़िगर कर रखा है। यकीनन मैंने अपनी जो मेरी पावर मिल की सीरीज़ है उसमें ये बताया होगा कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डेल कैम के अंदर हम डक पोस्ट में से फनूक का जो पोस्ट प्रोसेसर है उसको कैसे सिलेक्ट करके उसके मुताबिक अपना एनसी कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, टेस्ट डॉट टैब के नाम से मैं राइट करता हूँ इसको। देखिए कि ये हमारा एनसी कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। तो बहरहाल पावर मिल के अंदर हम इसी तरह जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके हम अपने किसी भी जो हमारा पार्ट प्रोग्राम है उसको बना सकते हैं, रफिंग से लेकर फिनिशिंग तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अब हम जो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो पावर मिल जो लेटेस्ट है 2018, 19, 20 यानी जो लेटेस्ट वर्जन है ऑटोडेस्क वाले, उनके ऊपर मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप कीप इन टच रहें मेरे साथ, ठीक है। आपको इसमें से काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो ट्यूटोरियल हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पावर शेप के अंदर पावर मिल के अंदर जो मॉडल है वो ड्रिलिंग और पैटर्न का है। तो उसके लिए मैंने पावर शेप के अंदर एक मॉडल डिज़ाइन किया है जिसके अंदर मैंने कुछ सुराख बनाए हैं, और इसके साथ साथ ये एक फ़ीचर बनाया है जिसको हम पैटर्न से बनाएंगे।
पैटर्न फिनिशिंग से। तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप पावर शेप से डायरेक्ट जो है मॉडल पावर मिल के अंदर भी लेके जा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, आप इस मॉडल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करें और मॉडल के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी करें, तो आपका वो मॉडल डायरेक्टली पावर मिल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टास्क है वो इसके अंदर हमने क्रिएट करना है ड्रिलिंग टूल पाथ। तो सबसे पहले हम ब्लॉक कैलकुलेट करवाएंगे, उसके बाद हमें एक टूल पाथ बनाना है ड्रिलिंग का। तो क्रिएट अ टूल पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रिलिंग के अंदर आएंगे और जो है वो ड्रिलिंग का कोड बनाने से पहले हम फीचर सेट क्रिएट करते हैं कि किस किस जगह पर हम ड्रिलिंग करवाना चाहते हैं। फीचर सेट क्रिएट करने के लिए आप होल को सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट दबाकर आप इन तमाम के तमाम होल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फीचर सेट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिकॉग्नाइज होल्स इन दी मॉडल, इसके ऊपर क्लिक करें, अप्लाई करें। तो ऑटोमेटिक पावर मिल जो है जहाँ जहाँ पर होल मौजूद है वहाँ पर एक फ़ीचर सेट क्रिएट कर देगा जो कि ड्रिलिंग के लिए हमें चाहिए। तो ये हमारे फीचर सेट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इन फीचर सेट्स के ऊपर ड्रिलिंग करवाएंगे। तो फिर से टूल पाथ के अंदर आएंगे और क्रिएट टूल पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे। ड्रिलिंग के अंदर आकर ड्रिलिंग टूल पाथ सेलेक्ट करके ओके करेंगे और जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगा, सबसे पहले हम एक टूल क्रिएट करेंगे, ड्रिल टूल। ड्रिल टूल का डायामीटर हम 10 रखेंगे, यहाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 10 का रखता हूँ, टूल नंबर 1, और नंबर ऑफ फ्लोट्स इसके 2 होंगे। शैंक हम इसमें ऐड कर देते हैं 10 का, होल्डर ऐड कर देते हैं और इसकी लेंथ हम रख देते हैं 35 और ओवरहैंग ये होगा 55 या 70 के लगभग। ओके, हमारा टूल जो है वो क्रिएट हो चुका है, जैसे बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं। अब इसमें थिकनेस तो कंसीडर नहीं होती। अब इसके बाद हमने जो हमारा फीचर सेट बनाया है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करें, हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर ये जो डायमीटर है, पहले अगर इस सिलेक्शन फिल्टर के अंदर कोई चीज़ मौजूद है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और डायमीटर इसके ऊपर 10 के ऊपर क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो डायमीटर है वो इस सिलेक्शन फिल्टर के अंदर आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इस सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, क्लोज कर दें। तो ये हमारा फीचर सेट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये साइकिल टाइप है, तो ड्रिलिंग के लिए नॉर्मली डीप ड्रिल की जो है वो रखी जाती है। अगर हम सिंगल पैक करेंगे तो ये ड्रिल एक ही पैक के अंदर सारे ड्रिलिंग डेप्थ को कंप्लीट कर देगा, जिससे टूल टूट सकता है। तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसमें डीप ड्रिल की ऑप्शन, ताकि हमारा जो ड्रिल है वो कुछ डेप्थ तक जाए, फिर उठे, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे जाए, फिर उठे, और इस तरह ये अपनी डेप्थ को कंप्लीट करें। तो एक पैक के अंदर ये कितनी कटिंग करे, मैं इसको कहता हूँ ये एक पैक के अंदर 3 मिलीमीटर तक नीचे जाए। तो और इसमें ये फीड रेट है, नॉर्मली ड्रिलिंग के अंदर हम फीड रेट कम रखते हैं। स्पिंडल स्पीड हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो कैलकुलेशन के लिहाज से हम वो रख सकते हैं। याद रहे कि चेक गो चेक इसको आप अनचेक कर देंगे और ड्रिलिंग साइकिल आउटपुट की जो ऑप्शन है इसको भी आप अनचेक कर देंगे। अप्लाई करें तो ये देखें हमारा जो ड्रिलिंग का टूल पाथ है वो बन चुका है। अब हम इसको चाहें तो सिमुलेट करवा के देख सकते हैं। ये आपको येलो साइन नज़र आ रहा है जो कह रहा है कि हो सकता है कि ड्रिलिंग टूल पाथ के अंदर कहीं पे गोजिस मौजूद हों, तो हम चेक कर लेते हैं। टूल पाथ को एक्टिव करें, चेक गोजिस, और चेक के अंदर गोजिस के ऑप्शन सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। नो गोजिस वर फाउंड, ओके एक्सेप्ट। तो ये देखिए वो जो हमारा येलो साइन था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हम ड्रिलिंग साइकिल जो है वो बना सकते हैं, ड्रिलिंग का जो हमारे पास टूल पाथ है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पैटर्न को यूज़ करके सर्कल को
क्रिएट करना, ये जो हमने पॉकेट बनाई है इसको क्रिएट करना। तो उसके लिए मैंने मॉडल के अंदर इस जो हमारा फीचर है इसके बॉटम के ऊपर एक सर्कल क्रिएट किया है जो कि इन दोनों के सेंटर में आ रहा है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पैटर्न्स के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है इसमें। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पैटर्न के ऊपर टूल पाथ को ट्रेस करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्रिएट टूल पाथ के अंदर जाना है, फिनिशिंग के अंदर जाना है और पैटर्न फिनिशिंग के ऑप्शन को चूज़ करके ओके कर देना है। सबसे पहले मैं टूल सेलेक्ट करूँगा जिसका कि डायामीटर 5 होगा। शैंक ऐड कर देते हैं, इसमें होल्डर ऐड कर देते हैं, लेंथ ओवरहैंग लेंथ इसकी हम रखेंगे 30 40 रख देते हैं। क्लोज। ये हमारा टूल भी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें लीड इन की जगह रैम्प सेलेक्ट हुआ है, मैं इसकी रैम्प को नन कर देता हूँ, एक्सेप्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट करना है। पैटर्न 1 जो कि मैंने बनाया था वो हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम जो लोअर लिमिट है वो ड्राइव करो सेलेक्ट करेंगे, चेक गोज अनचेक कर देंगे, अपर लिमिट जो है इसको भी अनचेक कर देंगे और ऑफसेट जो मोड है वो ऑफसेट अप रखेंगे। मैक्सिमम जो स्टेप डाउन है वो 1 मिलीमीटर है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और नंबर ऑफ़ कट्स 10, यानी ये मेरी डेप्थ जो है वो 10 मिलीमीटर थी, तो मैं 10 कट्स के अंदर इनको क्लियर कर सकता हूँ। अगर मैं जो स्टेप डाउन है उसको 0.5 करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ़ कट्स 20 करना पड़ेंगे। इसी तरह आप ये रेशो मेंटेन कर सकते हैं डेप्थ के लिहाज से। अप्लाई करते हैं तो ये देखिए कि उसी ही कर्व के ऊपर इसने एक टूल पाथ जनरेट कर दिया है। ये तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था जो कर्व के ऊपर ट्रेस हुआ। आप जैसे मर्ज़ी चाहें अपने टूल पाथ को किसी भी कर्व के ऊपर ट्रेस करवा सकते हैं पैटर्न फिनिशिंग के अंदर। तो ये इंतहाई कारआमद टूल पाथ है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। जहाँ पर कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं हो सकती वहाँ पर हम पैटर्न फिनिशिंग करके तो हम अपने प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक येलो साइन आपको नज़र आ रहा है। तो ये यकीनन यही पूछ रहा है कि आप चेक कर लें कि आपके टूल पाथ में कहीं गोजिस तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं, चेक गोजिस, अप्लाई, नो गोजिस वर फाउंड, ओके। तो इस तरह हम ये जो पैटर्न का जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। सिमुलेट करके देखते हैं इसको। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह सिमुलेट करके चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ड्रिलिंग और पैटर्न फिनिशिंग डिटेल के साथ समझ आ चुका होगा। तो ये हमारा जो पावर मिल का कोर्स है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा वो इंशाल्लाह ऑटोडेस्क पावर मिल के ऊपर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा जो वीडियो है इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी इससे सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।